वक्तव्य को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड के बारे में चर्चा किया, बहुत से बिंदुओं पर चर्चा किया और किस तरह से मिड 19वीं सेंचुरी से लेकर के 1945 के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं उन पर हमने चर्चा किया। मैंने एक चर्चा किया आपसे कि वर्ल्ड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स पर चर्चा किया। बहुत सी बातों को पूरे विश्व स्तर पर जो है उनको उतारा और उनको देखा, जिसमें हमें लगता है हमने सब सर्वेक्षण किया, जापान से लेकर के और इधर अगर आप बढ़ें तो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, थोड़ा अफ्रीका, थोड़ा अमेरिका और यूरोप और लातिन अमेरिका, सभी देशों के बारे में हमने चर्चा किया कि इन सब देशों का किस तरह का रिस्पांस हुआ या किस तरह की घटनाएं घट रही थी। और फिर इन्हीं के साथ हमने आपसे मंदी के बारे में भी चर्चा किया और आपको बताया कि कैसे जो है वो मंदी ने प्रभावित किया पूरे विश्व को। और ये मंदी अपने आप में एक ऐसी घटना थी पूरे विश्व इतिहास की जिसने बहुत अधिक एक पूंजीवाद के आर्थिक चिंतन में बड़ा भारी परिवर्तन किया। जिस पूंजीवाद के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन सबसे अच्छा लेखन पूंजीवाद के संदर्भ में कार्ल मार्क्स का कहा जाएगा, जिन्होंने दास कैपिटल के वॉल्यूम्स में पूरे पूंजीवाद के जो सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य है और उसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, उन सब की चर्चा किया। और उसमें जो कार्ल मार्क्स की जो प्रोग्नोसिस थी, प्रोग्नोसिस माने जो भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी में कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी, जिसे लेनिन ने भी उस भविष्यवाणी को स्वीकार किया और जितने मार्क्सिस्ट थे पूरे विश्व में विभिन्न देशों के, वो कार्ल मार्क्स की इस भविष्यवाणी से बहुत अधिक सहमत थे और उस भविष्यवाणी से वो लोग अनुप्राणित भी थे, बहुत अधिक प्रेरित थे। वो भविष्यवाणी थी कि जो कैपिटलिज्म में जो फोर्सेस का जो दो बड़ी फोर्सेस हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास है और दूसरा प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट माने मजदूर वर्ग है और एक दूसरा वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग जिसका उत्पादन और वितरण का विनिमय पर अधिकार है, और मजदूर वर्ग वह है जिसके पास बस बेचने के लिए श्रम है, देने के लिए श्रम है, या हारने के लिए बेड़ियां हैं और जीतने के लिए संसार है। जैसा कम्युनिस्ट पार्टी मैनिफेस्टो में 1848 में कार्ल मार्क्स ने कहा। तो किस तरह से ये पूरी की पूरी स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें कैसे कार्ल मार्क्स की जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी ये होती है कि आने वाले समय में, मतलब 1848 के बाद से ये भविष्यवाणी होती है कि किस तरह से पूरा विश्व जो है वो दो वर्गों में बंट जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी और पूरा विश्व दो वर्गों में, मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग, और ये दोनों के बीच में संघर्ष होगा और उस संघर्ष के फलस्वरूप मजदूर वर्ग जो है वो पूंजीपति वर्ग को हरा देगा और हरा करके जो राज्य है, जो पूंजीपति वर्ग का एक औजार है मजदूरों के शोषण करने का, उस राज्य पर मजदूर वर्ग का कब्जा हो जाएगा और मजदूर वर्ग कब्जा होकर के जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के जो साधन हैं, जो तमाम संपत्तियां हैं, उन सभी संपत्तियों पर राज्य का कब्जा हो जाएगा। इस तरह की एक आशावादी भविष्यवाणी जो कार्ल मार्क्स ने किया था, उसी मार्क्सवादी भविष्यवाणी से विश्व के सभी देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुत से लोग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हुए। अगर आप पूरे विश्व का अध्ययन करें, किसी भी देश का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि हर देश में आपको 1945 से पहले विश्व के सभी देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का जन्म होता है
और वो कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित होती है कि आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था आएगी जो बड़ी न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी, जो शोषण विहीन व्यवस्था होगी, और यहां तक भी शब्दों का प्रयोग किया, वर्ग विहीन व्यवस्था होगी। और वहां पर बस वस्तुओं का प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स होगा। और राज्य को कहा उन लोगों ने, कार्ल मार्क्स ने भी ये शब्द का प्रयोग किया है, राज्य मुरझा जाएगा। राज्य की परिभाषा कार्ल मार्क्स के अनुसार यह है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जो संपत्तिशाली वर्ग का संपत्तिहीन वर्ग को शोषण कराने का यंत्र है। राज्य की मिलिट्री, राज्य की पुलिस, राज्य का कानून, राज्य की संसद, सबका कार्य है जो मजदूर वर्ग है, जो उसके ऊपर शोषण करना, और मजदूर के किसी भी प्रकार के विद्रोह को, विरोध को, उन सबको गोलियों से, राज्य की ताकत से उनको दबा करके रख देना। ये मार्क्सवादी लोगों का ये चिंतन था। और ऐसी चिंतन के आधार पर जो तमाम विश्व में कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, उन लोगों का ये चिंतन था कि आने वाले समय में पूंजीवाद को ध्वस्त होना ही है, क्योंकि पूंजीवाद में पॉपराइजेशन होगा। पॉपराइजेशन शब्द अंग्रेजी का है, तो माने गरीबीकरण होगा। गरीब गरीब होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे, और धनी बहुत धनी होते चले जाएंगे। धनी लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। 50, 60, 70, 80 घराने धनी लोगों के संपत्ति के 70-80% पर कब्जा कर लेंगे। जैसा कि अभी हाल में एक नेता ने भारत के संसद में भी ये बात कह दिया कि भारत में कुछ ऐसा वातावरण बन रहा है कि बहुत कुछ छोटे घराने के परिवार की संख्या में कम लोग हैं, पूरे भारत की संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग वो कब्जा कर लिए हैं। और जब वो बात कहे तो उनको उनके काउंटर में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि यह एक प्रकार का अर्बन नक्सलिज्म से प्रभावित बात कही जा रही, अर्बन नक्सलवाद कह दिया उन्होंने। आप लोगों ने ये सब शब्द का आप परिचित होंगे, अर्बन नक्सलवाद शब्द इधर भी आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणियों को लेकर के, और खास तौर से लेनिन ने जिस तरह से मार्क्सिस्ट चिंतन में पूंजीवाद के विकास के संदर्भ में उन्होंने जिस तरह का चिंतन प्रस्तुत किया, उस चिंतन में कैसे उन्होंने कहा 1916 में कि कैपिटलिज्म इज द लेटेस्ट, जो इंपीरियलिज्म इज द लेटेस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सबसे लेटेस्ट, सबसे जिसे कहा जाए अत्याधुनिक वर्षन है। और इस तरह से जो साम्राज्यवाद के अत्याधुनिक वर्षन में लेनिन का कहना था कि कैसे जो है संपत्तियों का संकेंद्रीकरण होगा, मोनोपोलाइजेशन होगा, और उस मोनोपोलाइजेशन से कम्युनिज्म आएगा ही पूरे विश्व में। ऐसे करके जो है उन लोगों ने इस बात को कहा। तो इस तरह से वो जो एक वातावरण बनता है, ऐसे में जो मंदी का वातावरण है उसकी तरफ जब आप निगाह डालेंगे, तो उस मंदी की तरफ निगाह डालने में सीधे सीधे आप तो नहीं कह सकते कि कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार पूंजीवाद ध्वस्त होने जा रहा था। लेकिन अगर उनकी भविष्यवाणी को न भी मानिए आप, एक सामान्य ढंग से भी अगर आप सोचें, तो मंदी का काल एक बड़े ही पूंजीवाद के विकास के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया पूरे विश्व में। पूरे विश्व में, खासतौर से वो विश्व के जो देश हैं जहां पर कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के माध्यम से उनके यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हो रही थी। जो तमाम विश्व के देश अंतरराष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए थे, जो कॉमर्स से जुड़े हुए थे, वाणिज्य से जुड़े हुए थे, वो सभी के सभी देश प्रभावित होते हैं मंदी से, 1929-33 की महान मंदी से। और इस मंदी से प्रभावित होने में एक ऐसा वातावरण आने लगता है जैसे पूरे विश्व में कम्युनिज्म आ जाएगा क्या, ऐसे करके पूरे विश्व में कम्युनिस्ट पार्टियां डोमिनेट कर जाएंगी हर जगह। एक कम्युनिज्म, अच्छा, कम्युनिज्म के प्रति इतना अधिक लोगों में लगाव पैदा हुआ उनकी विचारधारा से कि चूंकि सब जगह गरीबी का वातावरण बनता जा रहा था,
तो चाहे वो मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो या वह मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, वह सभी जो है वह एक एक ऐसा वातावरण बन रहा था कि वो सभी लोग एक इस तरह का वातावरण बनाए हुए थे कि हर जगह मध्यम वर्ग का, इवन कुछ लोग जो तथाकथित थोड़ा ऊंची आर्थिक स्थिति के थे, वे लोग भी मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित हुए। अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो मार्क्स की विचारधारा का जो समाजवाद शब्द है कि समाजवाद आएगा, फिर उसके बाद साम्यवाद आएगा। आप भारत के संदर्भ में देखें तो समाजवाद इतना अधिक पॉपुलर शब्द था कि कुछ इतिहासकारों ने रिपोर्ट किया कि पूंजीपति लोग भी कह रहे हैं कि हम भी समाजवाद लाएंगे। माने 1925 में भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाते हैं। उसके पहले भारत में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म ये शब्द इतना अधिक पॉपुलर होता है कि सब लोग, भले आप कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं हो, तब भी अपने को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कह रहे हैं। तो ये बात बताने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे 1929 और 1933 के मध्य में अमेरिका की जो मंदी होती है, जिस मंदी में का प्रमाण चलता है वहां का जो वॉल स्ट्रीट कहते हैं उसको, अमेरिका में एक जगह है वॉल स्ट्रीट है, जहां पर जैसे हिंदुस्तान में आपके ये बंबई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे कहते हैं, वैसे ही बंबई में 1929 के अक्टूबर महीने में, या कुछ खास दिन है, कई बार लोग सितंबर अक्टूबर इस तरह से उसको करते हैं, कुछ मंगलवार का दिन बताते हैं, कि उस दिन पर एकाएक वहां की शेयर मार्केट का दाम गिरने लगता है। शेयर मार्केट में शेयर का दाम गिरने का मतलब क्या होता है, ये आप स्वयं पढ़ करके जरा जानने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इंडिविजुअली हमें फोन करिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि शेयर का मूल्य जो है गिरने का मतलब क्या होता है। तमाम जो कंपनियां होती हैं जो बिजनेस करती हैं, उस पूरे अपने बिजनेस का जो उनका पैसा लगा होता है, जिसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, किसी भी एक बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। और उस पेड अप कैपिटल को किस तरह से कुछ टुकड़ों में बांट दिया, जैसे 100 रुपए के गुणांक में या 10 रुपए के गुणांक में 10 के उसको बांट करके एक जो उसका 10 रुपए का जो एक हिस्सा होगा उसको शेयर कहेंगे। उस शेयर में जैसे कोई कंपनी मान ली 1000 रुपए की है, 10-10 रुपए के उसके शेयर हुए तो 100 शेयर हुए, और उस शेयर को फिर उसमें से 50 शेयर जो कंपनी चलाने वाला होता है वो अपने पास रखता है, बाकी 50 शेयर को जनता के बीच में बेच देता है कि आप खरीद लीजिए, ये पैसा आप इसमें लगाइए, अगर हमें लाभ होगा तो आपको शेयर के अनुसार हम आपको लाभ देंगे। इस तरह से एक कंपनी का एक शेयर स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे में बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो जनता से भी पैसा लेती हैं और अपना भी पैसा लेकर के वो अपना एक कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, तमाम कंपनी लॉ की जो परिभाषाएं दी गई हैं भारत सरकार में भी, विश्व में भी कंपनी की परिभाषा 1956 वगैरह में दी गई है, या अंग्रेजी राज्य में भी जो कंपनी की परिभाषा दी गई उसमें 5 या 7 लोगों से अधिक संख्या में मिलकर के जो एक समूह बनाते हैं, और वो अपना एक कंपनियों में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये सब के बारे में थोड़ा आप लोग खुद भी पढ़िएगा तो जान जाएंगे। तो ये जो कंपनियां हैं वो बड़े बड़े बिजनेस, कोई बड़ा इंडस्ट्री, कोई बड़ा उद्योग, जैसे अब टाटा एक कंपनी है, अब इनका बड़ा बड़ा उद्योग है, आप देखेंगे जमशेदपुर में इनका एक लोहे बनाने का उद्योग है, इनका एक वहां पर ट्रक बनाने का उद्योग है, और कई जगहों पर कार वगैरह बनाने का भी इनका उद्योग है। अब वो उद्योग को एक कंपनी चलाती है, जिसके पास पैसे होते हैं, उसको कहते हैं उनकी पेड अप कैपिटल होती है और उनके शेयर होते हैं। उस शेयर को जनता के बीच में वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से
जो भारत में बंबई में एनएससी है और उसके ऊपर कंट्रोल वाली संस्था को सेबी कहते हैं, SEBI है, वो स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेशन करने की एक अथॉरिटी होती है जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। एनएससी भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। भारत के संदर्भ में देकर के आपको समझा रहे हैं कि जिससे आप खासतौर से अमेरिका के संदर्भ में भी इसी तरह की बातों को आप समझ सकते हैं। और वहां पर एक दिन 1929 में बहुत अधिक शेयर का रोज, आजकल तो शेयर का मूल्य इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पर तय होता है, आजकल कंप्यूटर से तय हो जाता है। एक जमाने में शेयर मार्केट में लोग बोली बोलते रहते थे कि ये जो है टाटा का शेयर है 10 रुपये का 15 रुपये में, 10 रुपये का 15 रुपये में, आप कोई खरीदना चाहे तो खरीद लीजिए। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल कंप्यूटर पर सब तमाम कंपनियों के शेयर होते हैं और उसमें उसके सॉफ्टवेयर होते हैं। आप जिनको चाहे खरीद लीजिए, जिनको जब चाहे तब बेच दीजिए। ये बातें इतना डिटेल में आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि 1929-33 की मंदी को समझना, पूंजीवाद की उस खास स्थिति को समझना और उसके बाद किस तरह से पूंजीवाद का वह परिप्रेक्ष्य एक नए परिप्रेक्ष्य में आता है। और विश्व में आने वाले घटनाओं में आपको ये समझने की जरूरत है कि क्यों साम्यवाद, क्यों समाजवाद, जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने उसका भविष्य देखा था उस तरह से पूरे विश्व में नहीं अवतरित हुआ। और जिस देश में अवतरित हुआ साम्यवाद या समाजवाद, उस देश में भी कैसे 1991 में जाकर के वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ऐसे सब परिस्थितियों में 1929-33 के मंदी के दौर में तमाम कंपनियां जब उनके यहाँ शेयर मार्केट में उनका शेयर वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो लोग अपने जो बैंक वगैरह को जो उनका देय होता है, क्योंकि बैंक लोग भी फाइनेंस किए रहते हैं, उनके यहाँ जो इम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को भी पेमेंट देना पड़ता है। तो वो सब उनको पेमेंट देने की स्थिति नहीं होती है। उसको कहते हैं कंपनी का दिवाला निकल जाना या बैंकरप्ट हो जाना सब कंपनियां। और जब कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वो बेरोजगारी इतनी अधिक बैठती है, इतनी अधिक संख्या में होती है कि जो लोग किस्त पर भी कहीं मकान लिए हैं, किस्त पर कोई कार लिए हैं, वो सभी के सभी कार और उनकी मकान वो सब बैंक जो है ले लेता है उनसे और वो सड़कों पर आ जाते हैं। लोग एकदम सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर माने उनके ऊपर छत नहीं रहती है। अमेरिका में इस तरह का वातावरण बनता है। और ऐसे समय में अमेरिका का जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता है, वहां पर हुअर नाम होता है, तो वो ऐसे समय ये नहीं करता है कि वहां के रिजर्व बैंक के पास, फेडरल बैंक के पास बहुत रुपए होते हैं। अभी भी विश्व का सबसे अधिक सोना और सबसे अधिक धन अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के पास है। अगर वो अपने पैसे को निकाल कर लोगों को बांटना शुरू कर दे तो जल्दी पैसा खत्म ना हो। लेकिन 1932 तक जो है वो स्थिति खराब रही। उसके बाद 1932 का चुनाव होता है। उस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का आदमी जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति पावर में आता है और वो एक नई नीति चलाता है। उसको कहते हैं न्यू डील पॉलिसी। और ऐसे ही समय, जैसा हमने पहले के भी क्लास में बताया, कि एक इकोनॉमिक्स का, ब्रिटिश इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा विद्वान जो J.M. कीन्स नाम है, वो आते हैं और वो एक सिद्धांत देते हैं कि अगर पूंजीवाद को जिंदा रहना है तो लोगों के परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा अर्थात लोगों के खरीदने की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और खरीदने की ताकत बढ़ाने के लिए अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोगों को मुफ्त के पैसे बांटिए, लोगों को मुफ्त का अनाज बांटिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है और बहुत से राज्यों की सरकारें हैं, इन लोगों ने पेंडेमिक के दौर में बहुत ही मुफ्त का अनाज जनता को दिया। और ये जो मुफ्त का अनाज जनता को दिया गया, ये एक तरह से आप देखें तो अगर ऐसा नहीं करते तो जनता और अधिक व्याकुल होकर के, हो सकता है उनके व्यवहार कुछ ऐसे होने लगते कि कानून और न्याय की व्यवस्था ध्वस्त चरमराने लगती। लेकिन इतने सब कमियों के बावजूद भी न्याय और कानून की व्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा हमला जनता की तरफ से नहीं हुआ। लोगों को अनाज मिलता रहा, कोई भूख से मर गया हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। भले ही पेंडेमिक में आपको
लोगों को ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पाई, कई जगहों पर एक नए रोग के बारे में लोग इतना जान भी नहीं पाए, तो उससे बहुत सी मौतें हुई। लेकिन सरकार ने बड़े जबरदस्त ढंग से, हम किसी एक खास सरकार की प्रशंसा नहीं करना चाहेंगे, हम सभी सरकारों ने मिल करके अपने ढंग से बहुत अधिक जनता को धन भी मुहैया किया और उनको अन्न भी मुहैया किया। ये पूरी की पूरी चीजें अगर आप देखेंगे तो मंदी के दौर की जो शिक्षा है उसका पालन किया गया। और उसमें मंदी के दौर में खास तौर से अमेरिका में, जैसा मैंने पहले के क्लास में बताया कि किस तरह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1936 के चुनाव में जनता ने उनसे पूछा, जनता से उन्होंने पूछा कि बताइए अच्छे दिन आ गए, तो जनता ने कहा कि बहुत अच्छे से अच्छे दिन आ गए। आपके देश में तो एक नेता ने यही नारा देकर के ही चुनाव में वो भाग लिए कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छा गा भी लेते हैं बोलते समय, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे के नाम पर जनता ने उन पर इतना फेथ किया, ठीक भी फेथ किया कि तमाम प्रकार के कष्ट हुए, लेकिन फिर भी जनता उनको लगातार समर्थन देती रही। तो उसी तरह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1932 में समर्थन मिला, उनको 1936 में मिला, 1940 में मिला, 1944 में मिला, बाद में उनका देहांत हो गया तो उनके जो सहयोगी थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। डेमोक्रेटिक पार्टी इतने लंबे समय तक अमेरिका में पावर रही। तो मुख्य बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1850 से 1945 के बीच में पूंजीवाद को लेकर के जो तमाम प्रकार का चिंतन हुआ, कार्ल मार्क्स का चिंतन हुआ, उसकी कैसे परीक्षा ली गई, उस चिंतन की परीक्षा हुई। उस चिंतन की परीक्षा यह थी कि क्या विश्व में पॉपुलराइजेशन बढ़ेगा ये पूंजीवाद अपने को संभाल लेगा। तो देखा गया कि पूंजीवाद अपने को संभाल लेता है। पूंजीवाद के बारे में चर्चा करते समय मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के प्रारंभिक युगों के बारे में लिखा है, शब्द का प्रयोग किया प्रीडेटरी कैपिटलिज्म। प्रीडेटरी माने होता है डकैत, एक ऐसा पूंजीवाद जो डकैत पूंजीवाद हो। कुछ लोग कह सकते हैं पूंजीवाद डकैत होता ही है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ खास समय के लिए डकैत होता है। इस प्रारंभिक दौर में पूंजीवाद के जो भी लीडर लोग थे वो ये नहीं सोचते थे कि जनता को भी इसमें लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे जनता हमारे सामान को खरीद सके। जैसा कि आप देखेंगे कि अमेरिका का ब्रिटेन के जो चिंतक हॉब्सन ने इंपीरियलिज्म में स्टडी 1904 में उन्होंने कहा कि हमारे देश में इंपीरियलिज्म इसलिए किया क्योंकि हमारे देश के लोगों का परचेसिंग पावर ठीक नहीं है, तो हमारी कैपिटल को बाहर जाकर के लगना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा है। जो हॉब्सन का सिद्धांत है उसी को बढ़ाकर आप देखें तो जेएम कीन्स भी उसी सिद्धांत को आगे ले जाकर के उसकी स्पिरिट में आगे बातों को कहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बात एक आज 2022 में एक समझदारी की बात है कि समाज में अगर किसी को आगे बढ़ना है, किसी देश को आगे बढ़ना है, तो उन लोगों को खास तौर से पूरे समाज को ये कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे जो है ये पूरे समाज को, उन लोगों को फाइनेंस करना पड़ेगा, उनको समाज में सभी लोगों को फाइनेंस करके अपने पैर पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। पैर पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पूरे विश्व के इतिहास का सर्वेक्षण करेंगे और देखेंगे कि किस देश में कितना अधिक अपने पैर पर खड़े होने की प्रवृत्ति है, और इस आधार पर अगर देखेंगे कि कौन देश सबसे विकसित है, तो इस संदर्भ में अगर आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर सब लोग सरकार की नौकरी करेंगे, इसके पक्ष में नहीं वो लोग रहते हैं ना सरकार नौकरी देने की, सिवाय आर्मी को छोड़ करके, या कभी उनके पास सरकार पास पैसे बहुत हैं, उनका रिजर्व बैंक ऑफ उनका फेडरल बैंक है, लेकिन आर्मी और उनकी जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर के इसके अलावा वो लोग खर्च नहीं करते। उनके सभी मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हमारे यहाँ बड़ी बड़ी जो कंसर्न है वो सब सरकारी सेक्टर, जैसे रेलवे आपका सरकारी सेक्टर में। तो इसी तरह से
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर में। भारत में भी इस तरह के करने का प्रयास ये वर्तमान सरकार है, कोशिश कर रही है, जिस पर बड़ी निंदा भी लोग कर रहे हैं कि सरकार जब प्राइवेटाइज कर देगी तो लोगों के जॉब कम हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत सी नौकरियां होती हैं, उन नौकरियों को जनता प्राप्त करती है। यद्यपि यह है कि बहुत सी नौकरियों के माध्यम से लाभ कमा रही है वो कंपनी की नहीं कमा रही है, ये भी बहुत से प्रश्न होते हैं। जो भारतवर्ष में जवाहरलाल नेहरू के समय में तमाम प्रकार के पब्लिक सेक्टर बनाए गए, वो पब्लिक सेक्टर बाद में चल करके 1991 के बाद उन्हें डिसइन्वेस्ट किया गया कि वो सब कमा नहीं रहे थे लाभ, वो एकदम घाटे का सौदा थे, सफेद हाथी थे। तो इस तरह से मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे ये जो पूरा 1850 से 1945 के बीच के जो पूरी घटनाओं का परिप्रेक्ष्य है, जिसमें विश्व युद्ध होता है, जिसमें आप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का आप जब देखेंगे, जिसके लिए इतिहासकारों ने स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शब्द का प्रयोग किया है। अफ्रीका की लूट, अफ्रीका की लूट शब्द को भी व्याख्यायित करने में, इन्हीं को व्याख्या करने में इंपीरियलिज्म में स्टडी करके हॉब्सन की किताब आती है कि कैसे अफ्रीका के तमाम जो इलाके हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उन पर कैसे यूरोप के लोगों का एक तरह से कब्जा होता है, और उस कब्जा करने में किस तरह से वो लोग प्रयास करते हैं। तमाम देशों के जो खास तौर से यूरोप के जो पूंजीवादी देश हैं, जैसा मैंने पहले के क्लास में आपको बताया भी था कि अर्ली कमर्स टू कैपिटलिज्म और लेट कमर्स टू कैपिटलिज्म, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट होना, और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को जन्म देता है। बेरिंगटन वुड जेआर की रचना के बारे में बताया कि सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। और इसी दौर में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार से एक आइडियोलॉजी उभर करके आती है, जिसे नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कहते हैं। इसी सोशलिज्म और कम्युनिज्म के जो इंटरनेशनलिज्म है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की जो मार्क्सवादी व्याख्या है, लेनिनवादी व्याख्या है, स्टालिनवादी व्याख्या है, इन सभी व्याख्याओं में एक इंटरनेशनलिज्म जैसी बात खड़ी होती है। क्या इंटरनेशनलिज्म है? कि संसार के मजदूर एक हो जाओ। उसमें यह नहीं कहा जाता है कि भारत के या चीन के या रूस के मजदूर एक हो जाओ, पूरे विश्व के मजदूरों को। तो ये एक खास किस्म का इंटरनेशनलिज्म पूरे विश्व में उभर करके आता है, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के समानांतर आप देख सकते हैं, जिस पर हमने चर्चा भी किया है, कि पूरे विश्व में एक आइडियोलॉजी उभर करके आती है, वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी होती है। जो नेशनलिज्म विश्व के विभिन्न देशों में, नेशनलिज्म के बारे में कई बार लोगों ने कहा कि ये मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है। अगर कम्युनिज्म प्रोलिटेरिएट या मजदूर वर्ग की आइडियोलॉजी है, तो नेशनलिज्म एक मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है। और ये मिडिल क्लास की जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, वह सभी लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करती है। सभी आइडियोलॉजीज में सफल आइडियोलॉजीज वही होती हैं, वैचारिकी वही सफल होती है जो समावेशी हो। जैसे संसार के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी समावेशी वैचारिकी आइडियोलॉजी है। लेकिन नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी भी एक अपने जिस इलाके में वो नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है, वो इलाका जो है वो एक खास किस्म की, आप कह सकते हैं कि उस इलाके में वो एक इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है। और इसी संदर्भ में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, इंक्लूसिव माने समावेशी विचारधारा के साथ किस तरह से एक संकीर्ण राष्ट्रवाद का भी अभ्युदय मैंने बताया, कि कैसे कुछ देशों में संकीर्ण राष्ट्रवाद उभर करके आता है, जिसमें मैंने फांसीवाद और नाजीवाद की चर्चा किया। फिर हमने जापान के मिलिटरिज्म की चर्चा किया कि किस तरह से ये एक नाजीवाद और एक फांसीवाद और जापान का सैन्यवाद उभर करके आता है, जो एक खास किस्म की आइडियोलॉजी या वैचारिकी को लेकर के आता है, जिस वैचारिकी में समावेश नामक शब्द की जरूरत नहीं है, वो समावेशी नहीं है। वो एक ऐसी व्याख्या कर रहा है कि कह रहा है कि हमारे से अलावा कोई व्याख्या अगर करेगा तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे।
एक विचारधारा, एक नेता, एक राजनैतिक दल, इसका उनका ये नारा है। एक विचारधारा होगी फांसीवाद, एक राजनैतिक दल होगा उनकी फांसीवाद की पार्टियां जो है या पार्टी, और एक नेता होगा जैसे मुसोलिनी, उसी तरह से जर्मनी में हिटलर, वैसे ही आपके जापान में। और इस तरह से ये जो आइडियोलॉजी डेवलप करती है, ये एक खास किस्म की, कुछ इतिहासकारों ने इसे मिडिल क्लास की कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये लेट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी है, जो पिछड़ गया पूंजीवाद है, वो राष्ट्रवाद को एक ऐसे ढंग से लोगों को एकजुट कर रहा है कि पूरे विश्व से लड़ करके बहुत से कॉलोनी को कैसे कब्जा किया है। और इस प्रकार के प्रयास में, कॉलोनी को कब्जा करने के प्रयास में, ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो अपने समाज में एक खास किस्म के सभी लोगों को एक सेना का सदस्य बना देती है। पूरे समाज में सब लोग सैनिक, और सैनिक एक खास किस्म की कल्पना देते हैं, एक गौरव की कल्पना, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था कि कैसे कि हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं और हमें अधिकार है कि हम पूरे विश्व पर कब्जा करके रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हिटलर ने जो एक खास किस्म के अपने को कहा कि हम जो आर्य हैं और हमारा तो अधिकार है पूरे विश्व पर कब्जा कर लेने का। उसी तरह से इटली का जो आप देखेंगे कि कैसे मुसोलिनी ने अपने देश में एक आइडियोलॉजी डेवलप किया, अपने खास किस्म के जो रोम का जो प्राचीन साम्राज्य है उसके प्रति एक खास किस्म के गौरव का भाव रख करके फासिज्म, जो कि सभी लोगों को एकजुट, एक लकड़ी के गट्ठर जैसे सबको एकजुट कर दिया जाए, विरोध ना हो, सब एकजुट होंगे, विरोध की कोई वॉइस नहीं रहेगी। मतलब एंटी डेमोक्रेटिक एक ऐसा राज्य बने जो अथॉरिटेरियन हो, जिसे कहते हैं वो सांस्कृतिक रूप से वह एक प्रकार का तानाशाही। आप फांसीवाद और नाजीवाद और आपके जापानीज जो सैन्यवाद है, इनको कह सकते हैं सांस्कृतिक तानाशाही, एक कल्चरल डिक्टेटरशिप। और ये सांस्कृतिक तानाशाही जो है वह कैसे विश्व में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन अपने आप में लेकर के खड़ी होती है, ये भी बात बहुत समझने की है। और ये भी बात आपको आज 2022 में जानने की है कि क्या सांस्कृतिक तानाशाही की पार्टियां विश्व में कुछ देशों में हैं, या किसी एक राजनीतिक दल में भी क्या सांस्कृतिक तानाशाही की बात करने वाले लोग हैं। ये आप सभी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको समझने की चीज है कि क्या जैसे भारत के हैं, क्या भारत में कोई सांस्कृतिक तानाशाही करके देश को चला सकता है। जैसा कि आपने देखा कि ये खास किस्म के भाषाई तानाशाही करने से पाकिस्तान दो टुकड़े में बंट जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिसमें भाषाई तानाशाही होती है, तो उर्दू भाषा को बांग्लादेश के ऊपर थोपा जाता है। भारत में किसी प्रकार के भाषाई तानाशाही को नहीं लागू किया जाता है, यद्यपि लोग कोशिश करते हैं कि मिलजुल करके हिंदी भाषा को पूरे भारतवर्ष की भाषा बनाया जाए। परंतु जब ये बात उपस्थित होती है, तमिलनाडु के लोग कहते हैं 1965 में कि हमारे ऊपर भाषा को आप आरोपित न करें, और अगर आप आरोपित करेंगे तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है, आप जानते भी हैं कि किस तरह से जो है वो कहा गया कि नहीं, हमारे संविधान के जो शेड्यूल हैं उनमें भाषाओं को रखा गया और सबको सम्मान दिया गया। वो सभी भाषाओं को कहा गया आप सभी का सम्मान है, आप भाषाओं में केंद्र सरकार से अपने राज्य की जो भाषा है उससे बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं और हिंदी भाषा में भी बात कर सकते हैं। और ये परिणाम हुआ कि भारत में अंग्रेजी भाषा को एक खास ढंग से अगर देखा जाए तो असीमित ढंग से भारत में उनको स्थान मिला अंग्रेजी भाषा को। जैसे आपको ये बात पता ही होगा कि भारत के संविधान को जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, अगर संविधान की व्याख्या में किसी भी प्रकार का अगर किसी भी प्रकार के संविधान की व्याख्या को लेकर के किसी प्रकार की अड़चन होगी या व्याख्या में किसी प्रकार का होगा कि कौन सी व्याख्या सही है, तो अंग्रेजी भाषा को ही उसका माना जाएगा कि इसी का व्याख्या किया जाए, यद्यपि संविधान के मानक अनुवाद हिंदी भाषा में हुए हैं।
तो ये हमने आपको बताया कि कैसे 1850 से लेके 1945 के बीच में राष्ट्रवाद के कैसे प्रकार उभर करके आ रहे हैं, और इन राष्ट्रवाद के प्रकार में एक बहुत ही अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे संकीर्ण राष्ट्रवाद अभ्युदय में आता है। फिर हमने आप लोगों से यह भी चर्चा किया था कि एशिया और अफ्रीका और लातिन अमेरिका में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है और जो यूरोप का राष्ट्रवाद होता है उसमें क्या तात्विक अंतर है। तो हमने बताया था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद जो मध्यम वर्ग के, वहां के जो इंडस्ट्रियल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके नेतृत्व में जिन देशों में राष्ट्रवाद आता है, जैसे जैसे आपके इंग्लैंड का राष्ट्रवाद या ब्रिटेन का या फ्रांस का राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद वहां के सामंती वर्ग के खिलाफ खड़ा होता है, सामंत वर्ग को दबा देता है और अपना एक दृष्टिकोण लेकर खड़ा होता है जो बुर्जुआ दृष्टिकोण जिसे कहे, मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण लेकर के वो राष्ट्रवाद होता है जो समावेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो संपत्तिशाली लोगों के पक्ष में होता है, लेकिन किसी प्रकार के सांस्कृतिक तानाशाही की बात नहीं करता है। फ्रांस का राष्ट्रवाद किसी सांस्कृतिक गौरव है उनको फ्रांस की, लेकिन सांस्कृतिक गौरव में व्याख्याओं में फ्रांस की जो तमाम विभिन्नताएं हैं, पूरे फ्रांस को अगर आप विजिट करेंगे या ब्रिटेन को विजिट करेंगे तो बहुत सी विभिन्नताओं का देश है। उनका वेल्स है, उनका इंग्लैंड है, उनका स्कॉटलैंड है, उनका आयरलैंड है, से अलग अलग है। उसी तो फ्रांस में भी उनके उत्तर के, दक्षिण के, पूरब और पश्चिम के सबकी बड़ी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वो सांस्कृतिक किसी प्रकार के तानाशाही को नहीं स्वीकार करते हैं, जैसा कि जर्मनी में और आपके इटली में दिखाई देता है। तो वो जो हमने बताया कि किस तरह से यूरोप का जो एक खास किस्म से राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद उभरता है, वो वहां के सामंती व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है। और एशिया में जो राष्ट्रवाद का उत्पन्न होता है, चाहे एशिया में आप वियतनाम से लेकर के और इवन जापान वगैरह का राष्ट्रवाद तो एक अलग ढंग का है, लेकिन सब जगह के राष्ट्रवाद को अगर आप देखेंगे तो ये सभी राष्ट्रवाद, जापान का, चाइना का, भारत का, अफ्रीका का और लातिन अमेरिका के सभी जगहों के राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े होते हैं। साम्राज्यवाद, जो यूरोप का साम्राज्यवाद इन लोगों को डोमिनेट किया था, उसके खिलाफ जो राष्ट्रवाद खड़ा होता है वो राष्ट्रवाद एशिया का, अफ्रीका का और लातिन अमेरिका का राष्ट्रवाद है, जिसमें कि उस राष्ट्रवाद में बहुत अधिक, एक अंग्रेजी का शब्द होता है वेल्डिंग कहते हैं, वेल्ड करना। वेल्ड माने होता है जैसे कोई मेटल को जोड़ दिया जाए, वो राष्ट्रवाद उनकी विभिन्नताओं को जोड़ता है। जैसे कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि इंडियन नेशनलिज्म वेल्डेड द इंडियन पीपुल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। भारत के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक तरह से समावेश कर दिया, जोड़ दिया, और समावेश करके उनमें एक सहमति के आधार पर कुछ बातों को खड़ा किया। और उनमें सहमति क्या हुई कि हमारे देश में हम अपनी व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, लेकिन हमारे देश में साम्राज्यवाद नहीं रहेगा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जाना पड़ेगा। जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में और विभिन्न प्रकार के साम्राज्यवाद के बारे में हमने चर्चा करते समय बताया था कि किस तरह से साम्राज्यवाद जब किसी भी देश में आता है तो अपने कोलैबोरेटर्स के माध्यम से आता है। कोलैबोरेटर्स माने सहयोगी। भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सहयोगी लोग थे, जैसे यहाँ के राजा थे, यहाँ के सामंत थे, यहाँ के महाजन थे, यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, वो नौकरियां छोटी छोटी पा रहे थे। और फिर यहाँ के सैनिक लोग भी, सैनिकों को हम कोलैबोरेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से सैनिक, खास तौर से 3 लाख बंगाल के सैनिक, कलकत्ता के सैनिक, 3 लाख मद्रास के सैनिक, 3 लाख बंबई के सैनिक, ये सभी सैनिक बड़े सस्ते सैनिक थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बहुत बड़ी ताकत थे। और वो लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतवर्ष में लागू किए। उन्हीं सैनिकों का विद्रोह 1857 में आप देखते हैं। तो किस तरह से साम्राज्यवाद अपने कोलैबोरेटर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ एशिया और अफ्रीका, लातिन अमेरिका में आता है, परंतु ये सहयोगी जो लोग हैं, ये खास समय के बाद उनका एक बड़ा भारी कंट्राडिक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनका एक अंतर्विरोध या उनका विरोध हो जाता है साम्राज्यवाद के साथ, और उस विरोध के फलस्वरूप फिर सब जनता वेल्ड होकर के एकजुट होती है
एकजुट होने में वो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को कायम रखते हुए एकजुट होते हैं और वो एक ज्वाइंट फ्रंट का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं कलेक्टिव फ्रंट। भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है, भारत का जो नेशनलिज्म है, वो एक कलेक्टिव फ्रंट है, एक सामूहिक मोर्चा बनता है जिसमें विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय के लोग उस मोर्चे में शामिल होते हैं, जिनका एक एनिमी होता है कि भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा है ब्रिटेन, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ करने वाला जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, उसको समाप्त होना चाहिए। और इस तरह से एक कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक ज्वाइंट फ्रंट बनता है और इंडियन नेशनलिज्म एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म होता है। इसी दौर में आप सेक्टेरियन नेशनलिज्म को भी देखते हैं, जैसे जो एक खास किस्म के धर्म के आधार पर, जैसे जिन्ना वगैरह का नाम आप लेते हैं, या एक खास ढंग से सावरकर का नाम लेते हैं कि वो एक खास प्रकार के एक धर्म की आइडियोलॉजी को लेकर खड़े होते हैं कि नहीं, हिंदू लोगों का ही देश है, और वो कहते हैं नहीं, हिंदू लोगों का देश है तो मुसलमान लोगों को अलग रहना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे समावेश में एक विशेष प्रकार के जो आइडियोलॉजिकल दरार पैदा होती है, जो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार होती है। यद्यपि ये पूरे प्रोसेस जो मिल करके विश्व के विभिन्न देशों में भी ये जो पूरा प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज एंड नेशनलिज्म, ये पूरा प्रोसेस पूरे विश्व में डीकॉलोनाइजेशन को जन्म देता है। डीकॉलोनाइजेशन बिफोर 1945 एंड डीकॉलोनाइजेशन आफ्टर 1945। आप देखेंगे कि 1945 से पहले विश्व के बहुत से देशों में डीकॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद का ह्रास, और ये भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे या एशिया के संदर्भ में देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत बड़ा उपनिवेशवाद के कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूरोप के उपनिवेश हैं वो कैसे कमजोर होते हैं, उपनिवेशवादी देश आपस में लड़ करके कमजोर होते हैं, और जो विभिन्न कॉलोनी वाले देश है उसका जो नेशनलिज्म है वो जनता को वेल्ड करके खड़ा होता है, और इस तरह से एक खास किस्म का नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है जो समावेशी होता है। यद्यपि वो चुनौती के रूप में उसके पास सेक्टेरियन नेशनलिज्म या रीजनल नेशनलिज्म या और भी सब रीजनल नेशनलिज्म खड़े होते हैं, जो अपने आप में नेशनल एक जो पैन इंडिया नेशनलिज्म है उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन चूंकि पैन इंडिया नेशनलिज्म इतने बड़ी ताकत को भगाने में सफल होता है, इंपीरियलिज्म को, इसलिए जो रीजनल नेशनलिज्म्स हैं वो चैलेंज करने में सफल नहीं होते हैं। तमाम जो रीजनल आइडेंटिटीज है भारत की, विभिन्न इलाकों की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे केरल की हो, चाहे आपके तमिलनाडु को, ये सभी जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं, पंजाब की हो, कश्मीर की हो, ये सभी को एकमोडेट किया जाता है भारतीय संविधान के माध्यम से। और फ्रीडम मूवमेंट अपने आप में एक फेडरेशन का एक आंदोलन होता है। जो फेडरेटिंग आंदोलन है वह फेडरेट करता है, संघ बनाता है, और भारत में एक समावेशी राष्ट्रवाद, डोमिनेंट राष्ट्रवाद समावेशी होता है। जो गैर डोमिनेंट है, जो मुख्य धारा से अलग हुआ राष्ट्रवाद है, वो भी रहता है, कभी कभी वो भी अपना बड़ा भारी चेहरा दिखाता है। जो मुख्य धारा से हटा हुआ राष्ट्रवाद है, कई बार कई विश्लेषक कहते हैं कि वही डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल ये हमने आपको राष्ट्रवाद के संदर्भ में बातें कही, और मैं सोचता हूं कि आज का ये व्याख्यान एक तरह से समराइज करने वाला व्याख्यान था। जो भी हमने बोला पूरे 5 यूनिट के ऊपर आपके पेपर के, उनको समराइज करके आपके सामने रखने की कोशिश किया। इसमें रशियन रिवॉल्यूशन की चर्चा पहले भी किए थे कि कैसे एक इसी दौर में रशियन रिवॉल्यूशन अपने आप में इन सब से अलग हट करके एक संदर्भ खड़ा होता है कि कैसे जो है रूस में क्रांति होती है, और वहां के जो सैनिक होते हैं लेनिन की इसी बात से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं कि लेनिन ये प्रॉमिस करते हैं कि सभी लोगों को उनकी जो जमीन जोत रहे हैं वो उनके मालिक हो जाएंगे, जो जमींदारों की जमीन है वो हट जाएगी और मालिक हो जाएंगे वो लोग जो जमीन को जोतने वाले हैं। ये जो रूस की जो क्रांति है, उस क्रांति का ये सबसे बड़ा संदेश था, और उस संदेश के चलते पूरे विश्व में एक तरह का संदेश जाता है। भारत में भी उसका संदेश जाता है विश्व के कि जो लोग भी जमीन जोत रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि जमीन जोतने वालों को कैसे जमीन विहीन करने का आंदोलन, खास तौर से
आप अगर बहुत डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेल क्या थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, जमीन के प्रति भूख बहुत बढ़ती है। लोग खासतौर से सामंतों के मन में बहुत, जो सामंत व्यापारी चरित्र अपनाने लगते हैं, उनके मन में बहुत अधिक जमीन के प्रति भूख पैदा होती है। और इस संदर्भ में मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन पहली बार ये नाम लूंगा। आप लोग इंटरनेट पर विकिपीडिया वगैरह देखा, इनक्लोजर मूवमेंट चलता है। इनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं कि कोई भी सामंत अपनी जो जमींदारी के जो इलाके हैं उन सब की बाउंड्री बना दे, और बाउंड्री बना करके उसमें जो भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना शुरू करे। एक जमाने में जमींदार अपने इलाके में किसानों से खेती कराता था और किसानों के उपज का एक टैक्स लेता था, परंतु किसानों को मजदूर में कन्वर्ट करके और खुद फार्मर बन जाए, जैसे पीजेंट और फार्मर ये दो शब्द अंग्रेजी में है, किसान और वाणिज्यिक खेती करने वाला किसान, वाणिज्यिक खेती करने वाला किसान सामंत बने। ये आप पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में आप इसको देख सकते हैं, इनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं। और जो उसका पीजेंट है वो मजदूर में कन्वर्ट हो जाता है। पीजेंट की जो छोटे छोटे प्लाट भी दिए रहते हैं सामंत लोग कि मेरे यहाँ खेती कर रहे हो तो ये प्लाट तुम्हारा हुआ, उस प्लाट को भी सामंत ले लेता है। और एक तरह से किसान मजदूर के रूप में, मजदूर उसके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे जो ये मूवमेंट है, इसी मूवमेंट के परिप्रेक्ष्य को अगर आप रूस के संदर्भ में देखेंगे कि वहां सैनिक तो हैं, आप सेना में भाग ले रहे हैं, जार की सेना में हैं, लेकिन आपके पास कोई अपना खुद का खेत नहीं है, आप सामंत के खेत पर खेती कर रहे हैं। तो लेनिन को जो इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है इस बात से कि वो ये नारा होता है कि जो भी खेती कर रहा है, जो जोत रहा है, वही उसका मालिक होगा। और भारत के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे कि 1950 में हिंदुस्तान का जो संविधान लागू होने के साथ ही साथ जो पहला कानून पारित होता है वो जमींदारी एबॉलिशन, जमींदारी की समाप्ति की जाए। जमींदारी की समाप्ति की जाए तो आप 1917 के रूस के क्रांति से तुलना करके देख सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कानून होता है कि जो लोग भी जमीन जोत रहे हैं वही जमीन के मालिक होंगे। यद्यपि भारत के संदर्भ में देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जमींदार अपनी जमीनें बचा लिए, इसलिए जहां जहां बचाए वहां वहां बहुत अधिक किसानों ने, मजदूरों ने सब तमाम प्रकार के आंदोलन की। वो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, जो आंदोलन जिसे कहते हैं नक्सलवादी आंदोलन, तमाम प्रकार के बंगाल में, बिहार में, विभिन्न जगहों पर जो आंदोलन हुए, जहां पर कि पुराने जमींदारों ने अपनी जमीनें बचा लिया कानून बनने के बावजूद भी। लेकिन वो कानून बनने का परिणाम हुआ कि भारत में जो सरकार पहले सबसे पहले आती है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, मजदूरों के समर्थन के कारण, तमाम उन लोगों के समर्थन के कारण जिनको एक आशा बनती है कि अब हम जमीन के मालिक हो गए हैं। सोवियत यूनियन में जो परिवर्तन हुए थे 1917 के, इसी तरह के परिवर्तन विश्व के विभिन्न देशों में होते हैं। तो सोवियत यूनियन के 1917 के परिवर्तन का संदेश क्या था? वो संदेश था कि अब हम मजदूर जो है वो मालिक बन जाएंगे, और इससे जो है वहां पर क्रांति होती है और वो परिवर्तन होता है। ये संदर्भ भी आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त कर रहा हूं। कोई भी जो बच्चों को प्रश्न पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। और तो इन्हीं शब्दों के साथ, भैया आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। हेलो, हाँ, तो और बच्चे भी सुन रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा लेक्चर यूट्यूब पर रहेगा, आप देखिएगा। कोई भी प्रश्न होगा आप ग्रुप के व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या इंडिविजुअली मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। सर एक छोटा सा डाउट था। हेलो सर। बताइए। यस सर। सर जैसे आपने साम्यवाद को बताया सर, ये साम्यवाद विचारधारा अगर सर पूरे विश्व में प्रवाहित की जाए तो सर इसका क्या उत्तरदायित्व निकलेगा सर? या ये तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर जैसे सर अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधारा है इस समय, तो अगर हम साम्यवाद विचारधारा को सभी देशों में रखते हैं तो इसका क्या परिणाम निकलेगा सर, जिस हिसाब से हम साम्यवाद को देखते हैं? इस बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बड़े गंभीर चिंतन किए
और बहुत गंभीर चिंतन करने में, जैसे एक चिंतक का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा, जो 1990 की उसकी पुस्तक आई, उसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा कि पूंजीवाद एक ऐसे रास्ते में आ गया है अब आजकल कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है, ये कार्ल मार्क्स से शब्द लिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब विश्व में क्लास स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा तो ये हिस्ट्री का अंत होगा, ऐसे करके उन्होंने कहा था। क्लास स्ट्रगल के अंत को उन्होंने हिस्ट्री का अंत किया। तो अमेरिका का ये जो चिंतक है ये कहता है कि कार्ल मार्क्स ने जो एंड ऑफ हिस्ट्री कहा था, पूंजीवाद खुद ही एंड ऑफ हिस्ट्री पर चला गया है, क्योंकि पूंजीवाद में अब कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं रह गया है, संपत्तियों का कारपोरेटाइजेशन हुआ है और कारपोरेट बन करके, ये उसका कहना है, इस पर कई प्रकार से आप इसका तर्क करके गलत भी काट सकती हैं, कि कारपोरेटाइजेशन जो हुआ और व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब में जो मोबिलिटी है, पहले पूर्व पूंजीवादी युग में मोबिलिटी नहीं थी, एक मजदूर का लड़का मालिक नहीं हो सकता था। लेकिन आज उनका कहना है, फ्रांसिस फुकुयामा का, अपने अमेरिका का उदाहरण देकर, कि पढ़ लिख करके किसी भी कारपोरेट में अगर आप एक नॉलेज वर्कर हैं, अगर आप नॉलेज वर्कर हैं तो आप वहां कहीं भी जाकर के कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी नहीं तय करेगी कि आपको कितना मालिक होना है, अगर आप एक नॉलेज वर्कर हैं। इसी बात को एक और मैनेजमेंट के फिलोसफर पीटर ड्रकर नाम है उनका, मैनेजमेंट के गुरु उनको कहा जाता है पूरे विश्व में। पीटर ड्रकर ने भी इस तरह के सिद्धांत को विकसित किया कि कैसे नॉलेज वर्कर और सर्विस वर्कर में किसी प्रकार के जन्म के आधार पर नहीं तय है, कोई भी व्यक्ति नॉलेज वर्कर हो सकता है और उसकी अपर मोबिलिटी हो सकती है कि वो किसी भी बड़े से बड़े कारपोरेट का मालिक हो सकता है। जैसे अमेरिका में बिल गेट्स को आप देखिए, बिल गेट्स कक्षा 8 पास एक बच्चा है, जो वहां बच्चा मैं कह रहा हूं हमारी उम्र के होंगे, लेकिन वो किस तरह से एक कारपोरेट का स्वामी है। और कोई भी व्यक्ति कारपोरेट का स्वामी हो सकता है नॉलेज के आधार पर। तो जो आपने सवाल पूछा बड़ा सही, कि पूरे विश्व में अगर साम्यवाद लागू हो तो पूरे विश्व में साम्यवाद के संदर्भ में बड़े जो होपफुल चिंतक हैं, जो बड़े ही आशावादी चिंतक है पूंजीवाद के, उन्होंने कहा पूंजीवाद साम्यवाद की तरफ आ गया। अब राज्य भी जो है पिघल गए। अब जैसे आजकल चर्चा होती है कि राज्य सब काम नहीं करेगा, सब कारपोरेट लोग करेंगे, तो राज्यों का मुरझा जाना, खासतौर से कार्ल मार्क्स के संदर्भ में, इसी को कहा कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है और पूरे विश्व में अब वर्ग संघर्ष समाप्त हो गया, राज्य मुरझा गया और साम्यवाद आ गया। ये एक बहुत आशावादी बात है। यद्यपि आप इस पर और सोचिएगा अपने ढंग से, ये मैंने आपके सामने सोचने के लिए रख दिया कि ऐसे बहुत से चिंतक इस बात को अब कह रहे हैं कि पूरे विश्व में कारपोरेटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक प्रकार के वो हैव और हैव नॉट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया है। धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। सॉरी सर, एक छोटा सा डाउट और है सर। आपने बोला कि भारत में सांस्कृतिक पार्टियां भी हैं, तो सर क्या हम आरएसएस को सांस्कृतिक पार्टियां मान सकते हैं? क्योंकि सर जिस तरीके से हम देखते हैं आरएसएस में सर हिंदू धर्म को या हिंदू सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं उन चीजों का विकास किया जा रहा है, जो कि मध्यकालीन समय से दबाई गई थी या कभी विकसित नहीं हो पाई, जो कि अगर हम देखते हैं तो सर बहुत सारे हमारे नेता ने इसको आगे बढ़ाया है। तो सर क्या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आरएसएस है एक सांस्कृतिक पार्टी? जरूर, आरएसएस कहती भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक सांस्कृतिक दल है और ये पूरे भारतवर्ष में इनकी अपनी एक खास मान्यता है, इनकी एक समझदारी है। 1925 से ये अस्तित्व में आए हैं और यह एक सांस्कृतिक दल है, लेकिन इनकी और हिटलर और मुसोलिनी से तुलना करने पर थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा। यद्यपि इन लोगों के ऊपर फांसीवाद का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि भारत जो है वो एक 130 करोड़ का देश है। जर्मनी और इटली एक 6-7, 4-5 करोड़ का देश था। आपके देश में सांस्कृतिक ढंग से एकता करने वाले ये लोग जो हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, पहले जनसंघ पार्टी थी, आज इनके भारतीय जनता पार्टी है। यद्यपि आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज को हम समर्थन करते हैं, जो भी हमसे समर्थन मांगना चाहे। तो इस अर्थ में आप कहें कि वो सांस्कृतिक पार्टी है। अब उसके ऊपर सांस्कृतिक अधिनायकवाद का आरोप अगर कोई लगाना चाहे
तो लगता ही रहता है उनके ऊपर सांस्कृतिक अधिनायकवाद का चर्चा, लेकिन भारत जैसे देश में उनको भी ये मजबूरी है कि वो भी लोकतंत्र का ही सहारा लेते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या वो एक सांस्कृतिक संगठन है, तो वो खुद करके कहते हैं कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है। अब आपका प्रश्न अगर ये आए कि क्या वो एक मिलिट्री संगठन भी है, क्या वो सैनिक संगठन भी है, क्या वो अपने लोगों को सैनिक ढंग से भी एकजुट करते हैं, तो इसका उत्तर आप जानते ही हैं कि वे लोग एक खास ढंग से सैनिक ढंग से भी अपने आप को एकजुट करते हैं। उनके परेड होते हैं, यद्यपि वो अपने परेड में एक डंडा ही लेकर के चलते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उनका एक संगठन है। तो वो एक सैनिक संगठन भी है, लेकिन वो, अब अगर कोई चाहे उनके पक्ष में कह दे कि वो हिंसावादी नहीं, वह हिंसावादी हैं, लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से उनके काउंटर में और भी सांस्कृतिक संगठन है, विश्व में भी बहुत से सांस्कृतिक संगठन खड़े हुए, जैसे आईएस वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जिनका पूरा लक्ष्य ही है कि पूरे विश्व में आपको इस्लाम को लागू कर देना है एक खास प्रकार का। तो उस सब परिप्रेक्ष्य में आरएसएस के लोग अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है जी। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जी सर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19। सर 11 बजे सर हम लोग की क्लास है सर, 12 बजे से। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि क्लास है तो आज का क्लास यही, नहीं तो बड़ा लंबा थोड़ा बोरियत भी हो जाती है। क्यों नहीं कल के क्लास में आप लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, कल के क्लास में शुरुआती दौर में प्रश्न पूछिएगा। ठीक है, आप लोगों का क्लास। यस सर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक्स Thank you, sir. एवरीवन। जी थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.